तो फ्रेंड्स, अब तक हमने टी.एस. एलियट के बारे में, जो कि मॉडर्न एज के क्रिटिक पोइट रहे, उनको जाना। उनकी कुछ टर्म आई थी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इनको हमने जाना और अच्छे से समझा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल लिए मैंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स के, और बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल लिए मैंने डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के। तो आज वैसे ही तरीके से हम I.A. रिचर्ड, जो कि मॉडर्न एज के क्रिटिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस, उनको जानेंगे, समझेंगे। और उनके कुछ टर्म आए थे, उनको हम सिंपली लैंग्वेज में सीखेंगे। भारी भरकम एग्जाम्पल से कभी समझ में नहीं आती पढ़ाई, तो मैंने बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले हम उनको थोड़ा बायोग्राफी जान लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं होता, बट अगर उनके बारे में पता होगा, हिस्ट्री पता होगी, तो हम उसका प्रेजेंट फ्यूचर भी तय कर पाएंगे, क्या उनकी क्रिएशन रही, कैसे उन्होंने लिखा। तो ही वॉज बॉर्न 26 Feb 1893 सैंडबैग, इंग्लैंड। तो इनका जो बर्थ था सैंडबैग, इंग्लैंड अर्थात यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। एंड ही वॉज डाइड 7 September 1979 कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। तो इनका जो डेथ था वो भी यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में हुआ था। एंड इनका पूरा नाम था आइवॉन आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। एंड इनका कॉलेज एजुकेशन जो था वो क्लिफ्टन कॉलेज में हुआ, मैगडेलन कॉलेज में हुआ, और वहीं की कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, तो वहीं पर इनका स्टडी हो गया। और फिर इनका पीरियड था 20वीं सेंचुरी। देखिए, मॉडर्न एज के थे, तो मॉडर्न एज जो 20वीं सेंचुरी थी, उससे पहले क्या था, रोमांटिक था, विक्टोरियन था, तो वो दोनों 19th सेंचुरी में आ जाती हैं। और इनकी स्पाउस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्पाउस। देखिए, जैसे हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे WIFE, वाइफ। तो लेकिन आजकल हम लिटरेचर वगैरह में बहुत सारा देख सकते हैं, विकिपीडिया, गूगल में सर्च करके, तो उसके नेम का मतलब वही है, लेकिन थोड़ा अलग कर दिया है, सिनोनिम्स कर दिया है स्पाउस। तो इनकी जो वाइफ थी वो थी डोरोथी पिली रिचर्ड्स, जिनसे ये कब मिले थे, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे 1926 में, तब मिले थे। दैन इनके कुछ वर्क आए जो कि आज भी बहुत फेमस हैं, और कहा जाता है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म की एक तरह से आधारशिला थी, तो इन्हीं के वर्क से स्टार्ट हो गई थी, उनकी नींव स्टार्ट हो गई थी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में आया था, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 में। रेटोरिक, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेटोरिक। तो रेटोरिक ये होता है कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग। देखिए, प्लेटो के ज़माने से आर्ट ऑफ स्पीकिंग चल रहा था, ये रेटोरिक वर्ड चल रहा था। फिर है कोलैबोरेशन, इनके कुछ कोलैबोरेशन आए। तो राइटर पहले क्या करते थे कि साथ में इतना ज़्यादा वो था कि चलो मिलकर काम कर लेते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल हर कोई चाहता है वो खुद का क्रेडिट खुद ले ले। बहुत कम ऐसे होंगे जो कि कोलैबोरेशन करते होंगे और अच्छा कोलैबोरेशन करते होंगे। तो ये भावना उनके अंदर थी, चलो कोलैबोरेट कर लेते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे करें। तो उन्होंने किया था C.K. ऑगडन के साथ। C.K. ऑगडन का फुल नेम था चार्ल्स की ऑगडन, और इनका जो वर्क आया था फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 में आया था। उसके बाद था द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स निकल कर आई, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वैसे तो बहुत सारे वर्क हैं, बट ये वाला जो कोलैबोरेशन था वो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आया था इनका बेसिक रूल्स ऑफ रीज़न 1933 में, और फिर था मैनिक्यूर्स ऑफ माइंड, एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल डेफिनेशंस। तो इसमें कुछ मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, 1932 में आया था। और कॉलरिज का जो इमेजिनेशन है, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, वो 1934 में आ गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम इनकी जो टर्म्स आई थी वो जान लेते हैं। सबसे पहले है सेंस, फिर आती है फीलिंग, फिर आता है टोन, फिर आता है इंटेंशन। तो इसकी आप थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, वो याद कर लीजिए। SFTI, SFTI। तो S से हो गया सेंस, F से हो गया फीलिंग, T से हो गया टोन, I से हो गया इंटेंशन। तो इसका मीनिंग्स क्या होगा, एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। वैसे तो सीक्वेंस वाइज पूछा जाता है कि इनको एडजस्ट करके लिखिए, इनको थोड़ा सा मतलब आगे पीछे दे देते हैं, और फिर कहते हैं कि इसको सीक्वेंस वाइज लिखिए। लेकिन सेंस का मीनिंग यहाँ पर पता चलता है कि राइटर क्या कहना चाहता है।
जो क्रिटिक है, राइटर है, पोइट है, वो क्या कहना चाहता है। फिर आती है फीलिंग्स, उसकी डिज़ायर क्या है उस चीज़ को लिखने की, उसका इमोशंस क्या है, वो किस वे में बात करना चाहता है, किस इमोशंस में लिखना चाहता है। फिर आता है टोन, टोन को जानना, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि रिंग टोन, तो रिंग टोन में टोन बजती हैं, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है क्योंकि वो म्यूज़िक से रिलेटेड है। ये क्या है, वे और एटीट्यूड है। तो इसमें एक राइटर की एटीट्यूड क्या है, उसका वे क्या है लिखने का, ऑडियंस के प्रति वो क्या देना चाहता है उनको, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है इंटेंशन, मतलब उसका एम क्या था इस चीज़ को लिखने का, उसका गोल क्या था। उसने लिख तो दिया लेकिन इस चीज़ को लिखने का उसका गोल क्या था जो कि उसने रीडर को इतना अपना वर्क दिया। देन उसकी नेक्स्ट टर्म आई थी शूडो स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट मतलब सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि वाक्य, ठीक है। फिर आता है शूडो, शूडो क्या होता है, शूडो मतलब होता है नकली, फेक, गलत, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बताया था इन्होंने 2 टाइप्स की लैंग्वेज होती हैं, साइंटिफिक होती है और दूसरी पोइटिक लैंग्वेज होती है। देखिए साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज ऐसी भाषा है जिसका कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई इसमें फैक्ट होंगे, हम वेरीफाइड कर सकते हैं। आजकल हम मोबाइल्स में इतने सारे ऐप ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना पड़ता है, तो वो साइंटिफिक है, ओके। और कुछ भी चीज़ हमारे सामने जो फैक्ट हो, जो कि प्रूफ कर सके, जैसे ताजमहल इज़ द ब्यूटी ऑफ सिंबल, तो वो प्रूफ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट हैं। लेकिन अगर हम उसमें बहुत सारी पोएम्स लिख दें, बहुत सारे इमोशंस लिख दें, बढ़ा चढ़ा कर लिख दें, तो वो अपना फैक्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो पोएटिक लैंग्वेज को हम इमोटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, इमोटिव मतलब इमोशन, इमोशंस होते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे कि माई लव इज़ प्योर, तो माई लव इज़ प्योर, माई रिलेशनशिप कैन नॉट बी ब्रेक। तो ये वाली सारी चीज़ें अपना वो प्रकट नहीं कर रही हैं, मतलब एक तरह से अपना कोई प्रूफ नहीं कर रही हैं कि प्योर है या नहीं है, क्योंकि इसको माप तो नहीं सकते ना। जिससे हम लोग मिल्क प्योर है तो उसमें से हम माप सकते हैं कि कितना पानी है, कितना दूध है, तो ये नाप सकते हैं, लेकिन इसको नहीं नाप सकते। इसमें क्या होगा, फालतू की बेतुकी बातें भी होती हैं, ठीक है। वैसे तो पोइट्री बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, रियलिटी बहुत कम होती है, फिक्शंस वगैरह, इमोशंस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक सॉन्ग है, हम बेवफ़ा हरगिज़ न थे लेकिन वफ़ा कर ना सके, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये तो उसी इंसान तक सीमित रह जाएगा, ठीक है। ये समाज के सामने हम प्रकट नहीं कर सकते कि ये फार्मूला है या ये क्या है, कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। फिर आता है सिमेंटिक ट्रायंगल, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बहुत सारे सोचते हैं कि एक सेमियोटिक था, ठीक है, सेमियोटिक था, वो क्या है, वो अलग चीज़ है, वो एक थियरी है। सेमियोटिक थियरी फर्डिनेंड डी सॉसर ने की थी, तो वो जब हम उसकी यूनिट करेंगे, थियरी की यूनिट्स करेंगे, तब हम उसमें डिस्कशन कर लेंगे। बट ये है सिमेंटिक ट्रायंगल। तो सिमेंटिक ट्रायंगल में मैंने देखिए एक ट्रायंगल के माध्यम से प्रेजेंट किया है। सबसे पहले आता है रेफरेंस, फिर है रेफरेंट, फिर है सिंबल या फिर वर्ड्स। तो रेफरेंस में क्या है, बहुत सारी हमारी मेमोरी होती हैं जो पास्ट में हो गई हैं हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें, घटनाएँ हमारे साथ भूतकाल में हो गई हैं, पास्ट में हो गई हैं, तो उसको हम जब याद करते हैं तो वो रेफरेंस है। और रेफरेंट में क्या हुआ, नंबर 2 पर आया, जो कि ऑब्जेक्ट है कि हमने क्या याद किया था, कौन सी मेमोरी थी, क्या चीज़, घटना थी, क्या याद किया था हमने। और फिर थर्ड आ जाता है सिंबल, मतलब किस सिंबल से हमने उसको याद किया था। माना कि मैं एक रोड पर जा रही थी, तो मैंने सामने क्या देखा कि एक शेर जा रहा था, ठीक है, जंगल से निकलकर शेर जा रहा था और वो जंगल की तरफ फिर वापस मुड़ गया। तो ये तो मेरी पास्ट मेमोरी हो गई, लेकिन जब मैंने उसे याद किया, रिमेंबर किया, तो वो रेफरेंट में चेंज हो गया कि मतलब उसको मैंने याद किया, माइंड में आ गया, या तो टीवी में कोई मूवी देख रही थी या कोई सीरियल देख रही थी, तो उसमें लाइन का देखकर याद आ गया। लेकिन फिर ये था सिंबल क्या था, तो वो लाइन था ना सिंबल। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आता है फीड फॉरवर्ड। तो हमने जैसे कि टीचिंग किया, बीएड वगैरह में किया, जिसने किया होगा उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक होता है फीडबैक।
फीडबैक में क्या है, हम अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा बैड मतलब गुड और बैड फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि शी इज़ अ गुड टीचर, तो हमने अच्छा फीडबैक दिया और उसमें कुछ कमी है तो हम बोलेंगे शी इज़ नॉट अ गुड टीचर, तो उसको हमने थोड़ा सा कम आकलन किया, उसका थोड़ा सा बुरा फीडबैक दे दिया। लेकिन यहाँ है फीड फॉरवर्ड, तो फीड फॉरवर्ड उससे थोड़ा अलग ही है, हट के है ये। इसका मतलब होता है खुद को जज करना। खुद को जज कैसे करेंगे कि जैसे कि हम बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं माइंड में कि आज मैं ये हूँ, कल मैं ये हो जाऊँगी, परसों मैं ये हो जाऊँगी, तो ये मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ ना, जो कि पता नहीं कल क्या हो कल क्या नहीं होगा, ये हम कुछ आइडिया नहीं ले सकते। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेना ही एक तरह से फीड फॉरवर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि आई विल बी सुपरस्टार, आई एम नॉट लुक लाइक दैट, जबकि देखिए मैं सुपरस्टार बन सकती हूँ, बनूँगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं उस लुक की नहीं हूँ सुपरस्टार की, मेरे पास लैकिंग ऑफ मनी है, मेरे पास लैकिंग ऑफ गाइडेंस है, तो मुझे इसको थोड़ा सा स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं उनको कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि वो किससे नफ़रत करते थे, आर्ट ऑफ आर्ट से कॉन्सेप्ट था, उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। बोलते थे कि क्या है कला, कला मतलब जो है कि जो आर्ट है वो सिर्फ आर्ट के लिए ही क्यों है, कला जो है वो सिर्फ कला के लिए ही क्यों है, वो और चीज़ों के लिए भी तो हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। इसलिए वो उस कॉन्सेप्ट से नफ़रत करते थे। आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आर्ट फॉर आर्ट से किसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर नहीं बताते तो मैं आपको करा चुकी हूँ, आप वो पुरानी वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं। फिर था जॉर्ज वेटलन ने क्या कहा उनके बारे में कि वह ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट, जो सिद्धांतिकवादी होते हैं तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अब हम कंक्लूज़न ले लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली, अब कंक्लूज़न करने से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो कंक्लूज़न कैसे करेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन था कि उनका फुल नेम क्या था, आइवॉन आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड, ठीक है। तो इनका फुल नेम था, डेथ कब हुई उनकी, उनका बर्थ कब हुआ, तो ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेंगे। 86 एज में उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी वाइफ जो स्पाउस थी पिली, देखिए पिली नाम था उनका, तो वो याद कर लेंगे हम। फिर था कोलैबोरेशन किसके साथ किया, C.K. ऑगडन के साथ किया, तो C.K. ऑगडन का फुल नेम भी हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। C.K. ऑगडन का फुल नेम क्या है, हाँ राइट, चार्ल्स की ऑगडन उनका सही नाम है, पूरा नाम है। फिर था हमने क्या पढ़ा, उनकी कुछ टर्म पढ़ी थी, मैंने बताया था SFTI, सेंस फीलिंग टोन इंटेंशंस, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। सिमेंटिक ट्राइंगल में मैंने बताया रेफरेंस है, रेफरेंट है, और फिर क्या है वर्ड या फिर सिंबल है, ये आपको क्लियर कर दिया था। फिर आया हमारा एक वर्ड था फीड फॉरवर्ड, तो खुद को कंट्रोल कर लेना, सेल्फ कंट्रोल कर लेना, खुद की जो ओवर थिंकिंग है या फिर बहुत ज़्यादा माइंड में हशल बशल है, एक तरह से नोशंस हैं, रॉन्ग नोशंस हो या राइट नोशंस हो, लेकिन वो ओवर थिंकिंग है, तो उनको खुद को कंट्रोल कर लेना है। फिर है इन्होंने आर्ट फॉर आर्ट से एक जो कि वॉल्टर पेटर का था, देखिए मैंने आंसर बता दिया आपको, लेकिन फिर भी आप उसको रिवाइज़ कर लेना। आर्ट फॉर आर्ट से का जो कॉन्सेप्ट था उससे हेट करते थे, बोलते थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे and thank you for watching and keep learning. If you like it, do subscribe, like and give your suggestion on comment box. Thank you once again.